मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे ने जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया। दरअसल हिना कांवरे ने यह मुद्दा उन महिलाओं के हित में उठाया जो दूसरे राज्यों से ब्याह कर मध्य प्रदेश में अपने जाति प्रमाण पत्र की समस्या के कारण सरकारी नौकरियों के साथ स्थानीय चुनाव में भाग नहीं ले पाती है। हिना कांवरे ने कहा कि यह समस्या पड़ोसी राज्य से आने वाली हमारी बहुओं के लिए बेहद ही पीड़ादायक है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि चारों तरफ से हमारा प्रदेश दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो वैवाहिक संबंध बनते हैं वो भी दूसरे प्रदेशों से बनते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हमारी शादी होकर हमारे प्रदेश में आती हैं उनको जाति प्रमाण को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हमने देखा कि जब अभी पंचायतों के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उन सब चुनाव में उनको जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी दिक्कतें हुई। केवल चुनाव में ही नहीं, जब उनको नौकरी में यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी नौकरी के लिए, तो जब भी वो अपने वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का जब भी मामला आता है तो उनको रिजेक्ट वो हो जाती है। ऐसी स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसको लेकर एक क्वेश्चन भी लगाया था सामान्य प्रशासन पे, तो बहुत गोल मोल उत्तर तो उसका आ गया, लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हाईकोर्ट ने भी ऐसी महिलाएं जो हमारे यहाँ ब्याह कर आती हैं वो तो हमारे मध्य प्रदेश की हो जाती हैं, तो इनको तो उन्होंने माइग्रेंट नहीं माना है, तो प्रारूप 1 के तहत इनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया जाता? यदि हम उनको अपने घर में ब्याह कर लाते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा वो बन जाते हैं, तो फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर इतनी दुविधा उनके साथ क्यों होती है? क्यों उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है? निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन में इसमें सुधार होना चाहिए और उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि वो ये कर दें कि उस प्रदेश में यदि वो जाति ओबीसी में आती है और मध्य प्रदेश में यदि वो जाति ओबीसी में आती है, तो उसको तो कम से कम मान्य करना चाहिए माननीय सभापति महोदय, जो नहीं हो पाता है। उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है प्रारूप 3 में, जिसका कोई औचित्य नहीं निकलता, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो इस बारे में संशोधन करें, क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो सब समझते हैं, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। और अगर अधिकारी गोल मोल उत्तर देकर विधानसभा में कोई सा भी जवाब देकर यदि इन सब चीजों को नहीं करते तो फिर हम किस लिए हैं? हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सारे नियम कायदे कानून विधानसभा में बनते हैं और हमको जब पता है कि ये दिक्कतें हैं तो इसको सुधार करने की भी जवाबदारी हमारी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी अपने सामान्य प्रशासन के इस आदेश में संशोधन करें और हमारे यहाँ की महिलाओं को इसका लाभ मिले। माननीय उन्होंने नोट भी कर लिया आपकी बात को नोट भी कर लिया। केवल नोट तक ही ना रहे माननीय सभापति महोदय, आगे भी इसका लाभ मिले, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जो जवाब आया उससे तो ऐसा लगता है कि अधिकारियों की तो मंशा नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों ने चाह लिया तो निश्चित रूप से हो जाए। हिना कांवरे ने इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में चल रहे गुणवत्ता विहीन कार्यों के साथ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा भी उठाया। साथ में गोवारी समाज की जाति को लेकर जो भ्रांतियां बनी हुई है उस पर भी अपने विचार रखे। एक और जाति आती है हमारे यहाँ, गोवारी जाति। इसको लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन हमारे यहाँ हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। इनके पास केवल कंफ्यूजन की एक ही बात है कि गोवारी जाति को एक तो आपके आरक्षण की सूची में जो आपके ओबीसी है उसमें भी ये गोवारी जाति शामिल है और अनुसूचित जनजाति वाली सूची में भी गोंड गोवारी के नाम से ये जाति शामिल है। इसलिए ये लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, क्योंकि गोंड गोवारी ऐसी कोई जाति होती ही नहीं है। मैंने इस मामले में भी प्रश्न उठाया है माननीय सभापति महोदय, या तो आप गोंड गोवारी जाति जो आप बता रहे हैं, एक आध कोई मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जाति वाला व्यक्ति हो तो उसको आप बता दें। जहां तक मेरी जानकारी है कि गोंड गोवारी जाति कोई होती नहीं, गोंड अलग जाति होती है और गोवारी अलग जाति होती है। तो ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है जिसके कारण हमारे गोवारी समाज के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो ओबीसी की सूची है उसमें से गोवारी जाति को विलोपित कर दिया जाए तो कम से कम कंफ्यूजन उनका खत्म हो जाएगा। जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। कोई एक बात तो हो, या तो आप यहाँ से हटा दो अनुसूचित जनजाति से, या आप ओबीसी वाली सूची में से हटा दो। कोई एक काम तो आप करो, क्यों उनको कंफ्यूजन में बना के रखा है? ये बहुत
ऐसे मामले हैं माननीय सभापति महोदय कि जिसके लिए मुझे याद है अच्छे से मैं 2013 में चुनकर आई थी, उस समय भी मैंने इस बात को लेकर सदन में मामला उठाया था, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में प्रमोशन, मध्य प्रदेश में प्रमोशन पिछले 7 वर्षों से नहीं हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। प्रमोशन की जब भी बात आती है तो सरकार कोर्ट का सहारा ले लेती है। कोर्ट ने प्रमोशन पर कोई रोक नहीं लगाई है। मुझे अच्छे से पता है कि अभी हमारे यहाँ के हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, सब लोग मिलकर कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, कि स्पष्ट कर दिया है कि हमको प्रमोशन पे कोई आपत्ति नहीं है, सरकार प्रमोशन करे, राज्य शासन को अधिकार है वो प्रमोशन करने का। लेकिन राज्य शासन केवल इस बात से कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का पर रोक लगाई हुई है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है कि आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति का। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जनरल को भी आप इस प्रमोशन के दायरे में ना लाओ, ओबीसी को आप इस प्रमोशन के दायरे में ना लाओ। इनके साथ नुकसान क्यों हो रहा है? भाई सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता है, हम भी चाहते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिले, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक ओबीसी के साथ और हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ उनको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर भी निराकरण होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत लंबा समय हो गया, 7 वर्ष कम नहीं होते। ठीक है, आप 10 वर्ष का उनका कार्यकाल बीतता है, उनको वेतन, पदोन्नति वाला वेतन मिल जाता है, लेकिन वो स्टेटस नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीजें होना चाहिए माननीय सभापति महोदय। पीएचई की बात मैं कर लूं, चूंकि पीएचई में अभी काफी काम चल रहे हैं, लेकिन उन कामों का स्तर जो हो रहा है वो स्तर, उनका गुणवत्ता, इतनी विहीन गुणवत्ता हो रही कि कितनी सारी घटनाएं अभी हमारे यहाँ देखने को आई है। बड़वानी जिले में एक घटना सामने आई जिसमें 7 वर्षीय बालक की मृत्यु, केवल जो प्याऊ बन रहा है उसके ढह जाने से उसकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर जिले में तो ये हुआ कि आके एक कोई पानी की टंकी बन रही थी और वो टंकी के पास मजदूर काम ही कर रहे थे, लेकिन टंकी की सीढ़ियां धंस जाने से वहां 3 मजदूरों की डेथ हो गई। और वो डेथ क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वहां की सेंटरिंग समय से पहले हटा दी। कितनी ऐसी घटनाएं मेरे पास रिकॉर्ड में है। चूंकि आपके पास समय कम है, आप मुझे जल्दी खत्म करने का है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे सामने पेपर के माध्यम से आती हैं। तो जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है माननीय सभापति महोदय। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय, विकास दर की बात अक्सर यहाँ पर होती है। मैंने प्रश्न किया विधानसभा में कि वर्तमान विकास दर मध्य प्रदेश की क्या है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा माननीय सभापति महोदय कि ये उत्तर आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब आप बताइए कि किस तरह की विडंबना है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जाकर सार्वजनिक कार्यक्रम में कहते हैं कि मध्य प्रदेश की विकास दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा विकास दर है, 19 दशमलव कुछ उन्होंने बताया। और थोड़े ही दिन बाद, 4-5 दिन बाद जब केंद्र सरकार के आंकड़े आते हैं तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश तो 7वें नंबर पे है। ऊपर के 5 जो टॉप 5 आपका समय हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करिए, मुझे 2 मिनट का समय आप दे दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं मुख्यमंत्री जी की बुराई नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं उन अधिकारियों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये आंकड़े प्रस्तुत करे। आखिर ये किस तरह का मजाक मध्य प्रदेश में चल रहा है? यदि एक जनप्रतिनिधि कोई गड़बड़ी कर ले तो हम मान भी ले, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति यदि इस तरह के आंकड़े गलत प्रस्तुत करेंगे तो मध्य प्रदेश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा इसका? ठीक है, बहुत लोगों को विकास दर से मतलब नहीं होता, लेकिन जिनको समझता है, जिनको मतलब होता है, उनके लिए तो ये बहुत बड़े अपने आप में शर्म की बात है कि एक तरफ हमारे सीएम कुछ बोल रहे हैं और एक तरफ जब आंकड़े आ रहे हैं तो हमको शर्म का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे तो ये बताते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉप 5 में जो प्रदेश आए हैं जिनकी विकास दर सबसे ज्यादा, जिसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य आपके टॉप 5 में नहीं है। आप सोच के देखो इस बात को। आप अपनी बात जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सीएम आते हैं, कहीं पर भी सीएम जाए, मैं ये बात केवल इस तरह भारतीय जनता पार्टी के सीएम के लिए नहीं बोल रही हूँ, जब कमलनाथ जी भी सीएम थे, ये बात मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी कि जब भी सीएम कहीं जाते थे तो इतने कार्यक्रम के भूमि पूजन और लोकार्पण उनसे एक साथ करा लिए जाते थे।
इतने लंबे चौड़े पत्थर और एक साथ सीएम साहब उसका लोकार्पण करते थे, कईयों का भूमि पूजन करते थे। कई बार मैं सोचती थी कि यदि सीएम साहब से किसी पत्रकार ने ये पूछ लिया कि साहब आपने इतने सारे कार्यक्रम का लोकार्पण किया, एक हाथ का नाम तो बता दो, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि माननीय सभापति महोदय, खत्म ही कर रही हूँ, आप चिंता न करें, पर इस तरह का जो काम होता है ये नहीं होना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति यदि किसी काम का लोकार्पण या भूमि पूजन कर रहा है तो वो तो वास्तव में उस स्तर का काम हो, और केवल एक माननीय सभापति महोदय, केवल एक भावना कि भाई यदि वहां हमारा विधायक नहीं है, जहां उनका विधायक नहीं है, वहां के कामों को भी उस पत्थर में शामिल कर दिया जाता है, तो कम से कम ऐसी तो भावना मत रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, मैं तो इस बात का विरोध करती हूँ क्योंकि ये वास्तव में नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी हमारी सरकार भविष्य में बनती है तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।